नाज़रीन, इस्लामाबाद में होने वाले एक मुआशी समिट के स्टेज से उठने वाली एक सियासी चिंगारी ने चंद ही दिनों में कौमी बहस का रुख बदल दिया है और मुल्क को दरपेश तमाम संजीदा इश्यूज भी अब नॉन इश्यूज महसूस होने लगे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौजूदा निजाम को नाकाम करार देते हुए नए सूबों या इंतजामी यूनिट्स के कयाम की तजवीज पेश की तो सवाल सिर्फ ये नहीं रहा कि क्या पाकिस्तान को वाकई नए सूबों की जरूरत है, बल्कि यह सवाल भी पैदा हुआ कि इस तजवीज का वक्त, इसका अंदाज और फॉरम क्या पैगाम दे रहे हैं और उस पर रियासती और सियासी हलकों का रद्द अमल किस समत इशारा कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा निजाम को रीसेट किए बगैर कर्जों का बोझ और इंतजामी कमजोरियां खत्म नहीं होंगी। उनके इस बयान के अगले ही रोज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में गुड गवर्नेंस के सवाल पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान को बेहतर इंतजामी निजाम की जानिब बढ़ना होगा और इस्लाहात पर गौर जरूरी है। उन्होंने भी नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन यह भी वाज़ेह किया कि ऐसे फैसले आइन, कानून और जमहूरी अमल के तहत अवाम और मुंतखब नुमाइंदों की राय से ही होने चाहिए। इस पूरे मंजरनामे में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान मानीखेज है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब का नाम लिए बगैर कहा कि निजाम में तब्दीली का आगाज अपनी वजारत से होना चाहिए और इस नौइयत की गुफ्तगू पार्लियामान और काबीना जैसे आईनी फोरम्स पे ज्यादा मौसर अंदाज में हो सकती है। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर हाइब्रिड निजाम को मौजूदा हालात में एक अमली रास्ता करार दिया और यह दावा किया कि मिसाली अहदाफ भी उसी फ्रेमवर्क में हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने यह तासुर मुस्तरद कर दिया कि निजाम अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है और कहा है कि इल्जाम तराशी की बजाय बुनियादी जरूरत मजमूई जिम्मेदारी कबूल करने की है। यूं उनके बयान में एक तरफ इदारों के किरदार का एतराफ था तो दूसरी तरफ सियासी क़यादत पर खुद एहतसाबी का दबाव भी। मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत में भी इस बयान पर बेचैनी पाई गई, जिस पर बिलाखिर साबिक वज़ीर आज़म और पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ की हिदायत ने एक वाज़ेह समत मुतय्यन कर दी है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि मियां साहब ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की है कि मोहसिन नकवी साहब के बयान को नजरअंदाज किया जाए और किसी भी किस्म के अवामी महाजराई से गुरेज किया जाए। उनका मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान इस वक्त मुआशी, सियासी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसके बायस हुकूमत और अस्करी क़यादत के दरमियान हम आहंगी और एतमाद को किसी भी सूरत मुतासर नहीं होना चाहिए। उन्होंने खासतौर पर यह तासुर देने से गुरेज करने पर जोर दिया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफात मौजूद हैं। पार्टी के अंदरूनी हलकों में यह राय भी सामने आई कि अगर गवर्नेंस के मसाइल वाकई संगीन है तो उन पर काबीना के अंदर बात की जाए। कुछ रहनुमाओं का यह कहना है कि तबाहशुदा निजाम जैसी इस्तिलाह के इस्तेमाल ने हुकूमत की जारी इस्लाहाती कोशिशों पर सवालिया निशान लगा दिया है। इस पूरी बहस के बीच एक बुनियादी आईनी हकीकत का जिक्र करना भी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान में नए सूबे बनाना सिर्फ एक सियासी ऐलान से मुमकिन नहीं। आइन के आर्टिकल 239(4) के तहत किसी भी सूबे की हुदूद में तब्दीली के लिए मुतल्लिका सूबाई असम्बली की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है और उसके बाद पार्लियामान में भी आईनी तरमीम के लिए 2/3 हिमायत जरूरी है। 2018 में कबायली अजला का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम उसी तरीक़ाकार के तहत हुआ था जो इस अमल की पेचीदगी और सियासी इत्तफाक़ राय की अहमियत को वाज़ेह करता है। यूं वज़ीर दाखिला की तजवीज़ ने एक बामानी और हसास बहस को जरूर जन्म दिया, लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या नए सूबे वाकई मसाइल का हल है या असल चैलेंज गवर्नेंस को बेहतर बनाते हुए मौजूदा निजाम को मुअस्सर बनाना है। शायद इसका जवाब किसी एक तकरीर या बयान में नहीं, बल्कि उस इज्तिमाई मुकालमे में पोशीदा है जिसकी बात खुद मोहसिन नकवी साहब ने की। और हकीकत यह है कि इस किस्म के मुबाहस के लिए सबसे पहले मुनासिब फोरम और मुश्तरका जिम्मेदारी का होना जरूरी है। इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एक्स फेडरल मिनिस्टर, सीनियर सियासतदान मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। दुरानी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। दुरानी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब का मैं तज़किरा कर चुका इब्तदाइये के अंदर, राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया। जिन अल्फाज में किया या जिस लक़ब के जरिए किया मैं उसका तज़किरा नहीं करता, लेकिन उन्होंने ये कहा कि वो जिस सिस्टम के तहत 3.5 साल में इस मकाम पे पहुंचे हैं, उस सिस्टम में हमें वहां तक पहुंचने में 30 साल लग गए। अब इस तरह की जो है बयानबाजी जो है वो देखने में आई है। ये अलग बात कि अब आगे कितनी देखने में आती है। आप समझते हैं कि नए सूबे जो है ये मुल्क के मसाइल की अहम वजह है या ये एक वाकई नॉन इशू है जिसे इशू बनाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता 30 साल में, बल्कि मैं तो कहूँगा कि 54 साल में इन पार्टियों ने, दोनों पार्टियों ने मुल्क को जहां पहुंचा दिया है, वाकई उसको वापस तो 3 साल में नहीं लाया जा सकता। ये भी एक हकीकत है। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि भाई साहब ने फोरम्स बताए हैं, किस किस फोरम पे इस पे डिस्कशन होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि जिस फोरम से वो हाइब्रिड निज़ाम की अप्रूवल लेके आए हैं, गालबन उसी फोरम से मोहसिन साहब ने भी अप्रूवल ली होगी, क्योंकि वो तो ख्वाजा साहब ही कहते हैं कि जी ये तो हाइब्रिड हुकूमत है। तो हाइब्रिड हुकूमत किस कानून और किस पार्लिमानी फैसले के नतीजे में उन्होंने डिक्लेयर की थी, ये तो वो खुद ही बता सकते हैं।
और तीसरी चीज जो है वो ये है कि जो मोहसिन नकवी साहब का जो स्टेटमेंट है उसको अगर आज की लेटेस्ट टर्मिनोलॉजीज में देखा जाए तो वो एक विसल ब्लोअर का रोल अदा किया। एक सिस्टम में मौजूद एक फर्द जब अंदर से सिस्टम की कमजोरियों को देखता है तो हो सकता है उसका ज़मीर उसके ऊपर उसको मजबूर करता हो और वो उसके ऊपर आवाज बुलंद करके हकायक को बयान कर देता हो। इसको दुनिया में विसल ब्लोअर कहते हैं। आप उसको वो भी कर लेंगे तो उसकी ज्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये तो एक उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसका मकसद हालात हुई आगाही है और हालात का बोझ जो वो महसूस कर रहे हैं उसको उन्होंने अपने कंधों से उतार के इज्तिमाई सोच के जिम्मे लगाने की कोशिश की है। अब आ जाए जनाब आप सूबों के इशू के ऊपर और गवर्नेंस के इशू के ऊपर। गवर्नेंस जो है इस वक्त पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। गवर्नेंस का एक एस्पेक्ट चैलेंज का ये है कि गवर्नेंस कॉमन मैन के किसी पर्पस को सर्व नहीं कर रही। वो लिटरेसी रेट को हैंडल नहीं कर सकती, वो हेल्थ फैसिलिटीज को हैंडल नहीं कर सकती, वो खतरे गुर्बत से नीचे के लोगों को ऊपर नहीं ला सकती, वो मुल्क के अंदर बेरोजगारी को कम नहीं कर सकती, मुल्क की एक्सपोर्ट्स को नहीं बढ़ा सकती। मतलब ये है कि आप किसी भी इशू का, मुल्क में करप्शन को नहीं रोक सकती वो मुल्क के अंदर, मतलब कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसी इंडस्ट्री जो हुकूमत की शुगर इंडस्ट्री या ये जो आपके पावर प्लांट्स हैं जो हुकूमत के अपने लोगों के हों, इसके अलावा कोई इंडस्ट्री पाकिस्तान में प्रॉफिट में नहीं चल सकती क्योंकि उस इंडस्ट्री के अंदर उनका इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान में इन इंडस्ट्रीज के अलावा जो हुक्मरानों की अपनी है, एक और इंडस्ट्री चल रही है जो कर्जों की है, जिसके अंदर जो है रॉ मटेरियल जो होता है वो पब्लिक की गारंटी होती है। बल्कि अगर ज्यादा सही कहा जाए तो इस हुकूमत ने तो इतने कर्जे लिए हैं कि ये आइंदा आने वाली हुकूमत नहीं बल्कि आइंदा आने वाली कई हुकूमतें भी उस कर्जे के बोझ से नहीं निकल सकेंगी। इस हुकूमत की गवर्नेंस के स्टाइल ने जो है आपकी मईशत को वहां पहुंचा दिया है कि आज आप अपनी फौज के अखराजात भी जो है वो भी उठाने की पोजीशन में नहीं रहे, और वो भी आप मतलब उसके लिए भी आप सूबों से चंदा करने की बात करते हैं। तो ये जो बैड गवर्न, और दूसरी तरफ आम आदमी का फिर यही हाल है कि अगर वो खा वो राजनपुर का हो और खा वो लाहौर का हो, वो बच्चों की फीस देता है तो बच्चों को दूध नहीं पिला सकता, अगर बच्चों को दूध पिलाता है तो फिर वो बिजली का बिल नहीं दे पाता। इस कैफियत तक पहुंचाने के बाद ऐसी सूरत में कि जब मार्का हक के अंदर पाकिस्तान ने इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स की, उसके बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में एक इज्जत मिली, उस इज्जत का जो तोहफा अवाम को मिला वो ये था कि वो आज दुनिया में महंगा तरीन पेट्रोल खरीद लें, वो आज महंगा तरीन बिजली खरीद रहे हैं, महंगी तरीन एलपीजी खरीद रहे हैं, और वो तमाम मुमालिक जो हमारी वजह से फैसिलिटेट हो रहे हैं उन्हीं से ये आने वाली अशिया जो है महंगी होने से पहले पाकिस्तान के अंदर महंगी करती जाती हैं। और अब तो ये हाल है कि लेवी जो है वो गवर्नमेंट का परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम बन चुका है। मतलब यह है कि 2022 में जो 12 रुपए लेवी थी वो अब 160 से लेके 90 रुपए के दरमियान घूमती है। और ये जो है ये कौन देता है? मोटरसाइकिल वाला अच्छा, देता है। दुरानी साहब आपको मालूम होगा कि ये अब की इख्तरा नहीं है, नए सूबे, नए सूबों की इख्तरा कब से कराची को नए सूबा बनाने की बात होती रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, उन्होंने कहा जी कि मुल्तान एक नया सूबा बनेगा, जनूबी पंजाब जो है मुल्तान के अंदर सेक्रेटरीट बनाने की बात हो गई, फंक्शनल कर दिया गया, लेकिन ये अमली जामा नहीं पहन सका ये मंसूबा। और फिर कुछ लोगों की आरा ये है कि नए सूबे बनाने हैं तो नए सेक्रेटरीट बनाने होंगे, नए सेक्रेटरीट बनाने हैं तो नए सेक्रेटरीज आएंगे, नए वुज़रा आएंगे, उनके लिए नई गाड़ियां होंगी, नए दफातर होंगे, नए प्रोटोकॉल्स होंगे। तो पाकिस्तान क्या इसका मुतहम्मिल है? एक तबका वो है जिसकी सोच ये, एक तबका वो है जो ये कहता है कि नई इख्तियारात मुंतकिल हो जाएंगे, सूबों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो रिलीज हो जाएगा। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया का या डिवीजन का है तो डिवीजन को एक सूबे की शक्ल दे दी जाए, उसके अंदर पूरे का पूरा निज़ाम मौजूद है, वो चल जाएगा। तो ये दो सोच हैं या दो आरा हैं या दो नजरियात हैं, ये इसमें से तायीद किसकी की जा सकती है और तरदीद किस पे की जा सकती है? देखिए यासर, इस वक्त ये जो सूबों की बात है मैं इसके लिए खुद सदावार हूँ
कि 2008 में पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नए सूबों का इंतजामी बुनियाद पर कयाम का मुतालबा मैंने ही किया। ठीक। और मैंने दो सूबों का मुतालबा किया था। बहावलपुर सूबे की बहाली की बात की थी, क्योंकि पहले वो प्रोविंस था, और उसके साथ ही मैंने जनूबी पंजाब सूबे के कयाम की बात की थी, क्योंकि वहां महरूमी बहुत थी। ठीक। इसी के बाद फिर हजारा में तहरीक चली। अब ये तीनों सूबे जो हैं, ये इस वक्त आईनी प्रोसेस से गुजरने के बाद 9 मई 2012 को पंजाब असेंबली की यूनैनिमस मुत्तफिका करारदाद के जरिए, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून, जमात इस्लामी, तमाम पॉलिटिकल पार्टी शामिल थी, उन्होंने इन दोनों सूबों के बनने को अपना मतलूब ठहराया। बैन ही केपीके की असेंबली में भी ये। तो लिहाजा नए सूबे बनने का अमल जो है, और इसके लिए जितने भी आर्गुमेंट्स दिए वो मैंने ही प्रिपेयर किए थे। और मेरा ये ख्याल है कि इंडिया की मिसाल बहुत अच्छी है कि इंडिया ने 47 से लेके 2014 तक जो है, उन्होंने 28, मतलब 9 से 28 सूबों का सफर तय किया। मतलब 9 सूबों से बढ़ते हुए 28 तक पहुंचे, और उन्होंने पहले मतलब 5 सूबे बनाए, फिर 3 बनाए, फिर 2 बनाए, फिर इस तरह उन्होंने इंक्रीमेंटल वे में अपने टारगेट्स को अचीव किया। और उसके बाद जो आने वाले रिजल्ट्स हैं वो बताते हैं कि नए सूबों के बनने से उन सूबों की इनकम, उन सूबों के अवाम का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हर चीज ऊपर गया, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थी वो कम हुई। ये तो वहां के एक मिनट सर, अगर बात की जाए दुरानी साहब, जिस तरीके से आपने कहा जी 9 से वो 28 सूबों तक गए, अगर उनकी आबादी का तनासुब लगाया जाए, 1.25 अरब की आबादी, पाकिस्तान में 25 करोड़ की आबादी, तो उस तनासुब से तो पाकिस्तान में सिर्फ 1-2 सूबे और चाहिए, बाकी तो सेटअप ठीक है। लेकिन यहां तो बात हो रही है कि डिवीजन के हिसाब से सूबे बना दिया जाए। ये देखें, अब ये वाली पॉइंट, एक तो पहले मैं बात क्लियर कर दूं कि दुनिया भर के अंदर, ठीक है ना, जो अफगानिस्तान में 40 सूबे हैं, उनका साइज जो है हमारी तहसील के बराबर। मतलब ये कोई थंब रूल नहीं है। टर्की के अंदर जो सूबे हैं उनका साइज बिल्कुल डिफरेंस है। चाइना ने जो है एक थंब रूल बना दिया कि कोई शहर जिसकी आबादी इस हद से बढ़ जाती है उसको एक सेपरेट यूनिट बना दिया जाता है। तो इसलिए ये जो आबादी, और इंडिया का भी मैं बता दूं कि उनका जो एक यूपी सूबा है उसकी आबादी शायद हम सबसे ज्यादा हो पूरे पाकिस्तान से, और बाकी सूबे छोटे छोटे भी हैं, चंद लाख का सूबा भी है। तो इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है। लेकिन इससे मैंने अभी भी बात की, और मैं आपसे एग्री करता हूं कि आप ब्लैक बोर्ड पे या उसके ऊपर ड्राइंग बोर्ड के ऊपर बैठ के आप हर डिवीजन को एक सूबा डिक्लेयर नहीं कर सकते। इसके लिए सियासी और मरूजी हालात जो हैं उनको भी देखना पड़ता है। आवाम, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल डिसीजन है, जिसके लिए एक अवेयरनेस और एक रेडीनेस ऑफ द पब्लिक जो है वो जरूरी है। अब मैं बताता हूं आपको कि अगर बहावलपुर में मैंने 3 साल तहरीक चलाई और जनूबी पंजाब में चलाई, उसके बाद आज तक ये कैफियत है कि कोई पार्टी का लीडर वहां खड़ा होकर ये जुर्रत नहीं कर सकता कि ये कहे कि बहावलपुर सूबा नहीं बनना चाहिए। इसके मुकाबले में सिंध में शायद सूरत हाल मुख्तलिफ हो। सर यहाँ पे सवाल ये बनता है, आप कहते हैं जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो उसने 9 मई 2012 को इस चीज पे अपनी राय दी थी कि नया सूबा बनना चाहिए, लेकिन सिंध के अंदर वो सूबे की मुखालिफ है, तो फिर वहां पर मौकिफ अलहदा क्यों है और यहां पे मौकिफ अलहदा क्यों? ये जो देखिए, इसको मैं आपको क्लियर करूं, इस पे मैं पीपल्स पार्टी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। होता यह है कि जब ग्राउंड रियलिटीज चेंज होती हैं, जब आवाम की ओपिनियन बदलती है तो पॉलिटिकल पार्टीज की भी बदल जाती है। जब बावलपुर के आवाम की बदली तो मियां साहब ने मुझे खुद कहा कि जी हम तो हक में है, सूबा बनना चाहिए। जब जनूबी पंजाब के अवाम की राय बनी तो पीपल्स पार्टी ने कहा कि हाँ बनना चाहिए। अभी भी उनके जो है वो चेयरमैन सेनेट भी यही कह रहे हैं बनने चाहिए। मतलब ये है कि ग्राउंड को अब इस वक्त अगर आप किसी फैसले को एडमिनिस्ट्रेटिवली थंब रूल के तहत सब पे इम्पोज करने की कोशिश करेंगे तो वो फायर बैक करेगा। अगर आप इसको एक पॉलिटिकल प्रोसेस के जरिए करेंगे तो सब इसके साथ होंगे। मैंने इसके लिए ये सोल्यूशन दिया है इस सारी डिस्कशन के नतीजे में कि आप जिनकी अप्रूवल असेंबलियों ने दी हुई है उन 3 सूबों को बना दें। उसके बाद या फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं
कि फिर किसी के लिए भी जो नेचुरल सूबे हैं जो बनने चाहिए उनको रोकना किसी को मुमकिन नहीं होगा। बहावलपुर में तो एक रिजेंटमेंट थी आया खान के इस फैसले के खिलाफ कि उसने उनकी सूबाई हैसियत खत्म कर दी थी, लेकिन जनूबी पंजाब में तो ये नहीं थी, लेकिन वहां पे महरूमी इतनी थी कि उन्होंने इस चीज को ऑन किया। हजारा के भी यही है। तो लिहाजा ये इस वक्त की जो सूरत हाल है वो नए सूबे बनने का अमल अगर एक दफा शुरू होता है तो उसके बड़े मुस्बत नताइज निकलेंगे। लेकिन इसमें एक और बात बता दूं कि ये जो इंतजामी की बात करते हैं, जी इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं, ये फार्मूला जो है ये इन्होंने जनूबी पंजाब और बहावलपुर पे भी लगाने की कोशिश की थी पिछली हुकूमत में। उन्होंने कहा जी कि हम एक अलग सेक्रेटरिएट बना देंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप अगर सेक्रेटरिएट बनाएंगे तो सुर्ख फीता तो और लंबा हो जाएगा, उससे अवाम को क्या फायदा होगा? अवाम को तो अपने करीब अपने फैसले चाहिए। इस वक्त आपको पंजाब का पता है कि पंजाब के अंदर 5 एजुकेशन सेक्रेटरीज हैं, ठीक है जी, और बाद ऐसे भी हैं जिनका हर जिले में सेटअप भी नहीं है। इसी तरीके से आपकी जितना सूबे की पॉपुलेशन बढ़ती जाती है उतनी आपकी पर कैपिटा कॉस्ट बढ़ती जाती है मैनेजमेंट की। तो ये इश्यूज बहुत डिफरेंट किस्म के हैं। लिहाजा जब इन्होंने सेक्रेटरिएट बनाया तो उसका रिजल्ट ये निकला कि जनाब जो काम होता था पहले 1 लाख रुपया रिश्वत के ऊपर वो 1,30,000 पे चला गया। वो कहते थे जी हमने वहां से भी अप्रूवल लेनी है, यहाँ से भी लेनी। इसलिए ये सोचना कि जी कोई कमिश्नरी बना देंगे तो उससे हो जाएगा, उससे मसला हल नहीं होगा। मसले की 2 बुनियादी तकाजे हैं। एक तो आपको लोकल गवर्नमेंट का निजाम जो है वो लागू करना पड़ेगा कंप्लीट प्रोटेक्शन के साथ, और एक ही मुद्दत के साथ जो सूबाई, कौमी और बल्दियाती इदारों की एक ही मुद्दत हो, एक ही कानून उनकी तहफ़्फ़ुज़ करे। और दूसरा चीज जो आपको करनी पड़ेगी वो ये है कि जो फंड्स हैं लोकल गवर्नमेंट के, अभी आप देखें एनएफसी अवार्ड आपने पास किया, 57% सूबों को दे दिया, और मैं वाहिद बंदा था जिसने उस 18वीं तरमीम को ऑब्जेक्ट किया, रेजिस्ट किया, दस्तखत नहीं किया, बायकॉट किया अकेले ने। रीजन क्या था? मेरा ऑब्जेक्शन था जो आज सबके सामने आ गया कि आप सूबों के अवाम के वसाइल जो हैं वो अगर सूबों के चीफ मिनिस्टर्स के हवाले कर देंगे तो वो तो उससे गाड़ियां खरीदेंगे, वो जहाज खरीदेंगे, वो सैरो तफरीह करेंगे। अच्छा दुरानी साहब, चले ये तो मसाइल हैं और आपने जो बताया वो ख्वाहिशात हैं। अब जिस ज़बानी ये ख्वाहिश का इजहार हुआ है इस सिस्टम के अंदर, इस हुकूमत के अंदर उन्हें बड़ा तगड़ा शख्स माना जाता है। अभी जो ख्वाहिश का इजहार हुआ इसकी एग्जीक्यूशन होती हुई देखते हैं, या आप समझते हैं कि ये टेस्टर लगाने को किया गया है, या आप समझते हैं कि इसके पसे पर्दा मकासद कुछ और है, ये टेस्टर उस वजह से है? अभी तक की जो बातें हैं या जिस तरह का रिएक्शन उसके ऊपर आया जिसे आगे के लिए रोक दिया गया है, ये किसी और लावे के पकने का इशारा नहीं है? बिल्कुल, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि जो ही ये बयान आया इसके बाद पंजाब में बड़ों की मीटिंग हुई, बड़ों की भी नहीं, खानदानों की मीटिंग हुई, और उसके बाद जो है वो कराची में राब्ते किए गए और कहा गया कि जी इस इनिशिएटिव के खिलाफ जो है हमें एक मुत्तफिका लाहे अमल बनना चाहिए। उसका रिजल्ट हमने देख लिया कि आपको एक सिंध के अंदर जो है बाकायदा एक कैंपेन शुरू कर दी गई है, और ऐसी वो कैंपेन वहां पे नेशनलिस्टों के जरिए शुरू कराएं, जिसके जरिए भी कराएं वो करा सकते हैं। और वही काम जो है पंजाब में दानिश्वरों ने और गुजरा ने करना शुरू कर दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर जो हुकूमत में बैठे हुए अफराद हैं वो दोनों सूबों को और वो सूबों के बड़े होने को, उनके साइज को, उनको अपनी सोर्स ऑफ इनकम समझते हैं। वो ऐसे ही समझते हैं कि जी हमारे 10 एकड़ के महल को जो है वो ये कह रहे हैं कि 4-4 एकड़ का कर दो, तो ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारा कब्जा है। तो इस कब्जे के ऊपर जो उनका रिएक्शन है वो आएगा, और वो रिएक्शन वो पूरी तरह से रेजिस्ट करेंगे और वो इस फैसले पे अमल दरामद होने के रास्ते में रुकावट बनेंगे। और अब ये जो फैसला करने वाले हैं, अब ये उनकी हिम्मत और उनके तदब्बुर का इम्तिहान है कि अगर वो एट ए टाइम सारे बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर तो ये लोग जीत जाएंगे जिन्होंने हमेशा स्टेटस को कायम रखा है। फिर जो रुकावट बनने वाले हैं वो जीत जाएंगे, लेकिन बतदरीज अगर इसके ऊपर काम होगा
और माजी की जो सिफारिशात थी उसके ऊपर अमल दरामद होगा तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकता है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली दुरानी साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए।